हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोपिंग। तो आज हम जानेंगे कि डोपिंग क्या होता है और डोपिंग के क्या फायदे हैं। तो डोपिंग को जानने के पहले हमको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। हालांकि हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन डोपिंग को समझने के लिए इन तीनों चीज का जानना बहुत जरूरी है। वो क्या क्या चीज है? एक है सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। इन तीनों के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है? सुचालक। तो ये सुचालक क्या होता है भाई? जिसमें करंट आता है हम उसको सुचालक बोलते हैं, जिसमें करंट नहीं आता है हम उसको कुचालक बोलते हैं, और जिसमें करंट आता भी है और करंट नहीं भी आता है, कहने का मतलब उसमें सुचालक और कुचालक दोनों का गुण होता है, हम उसको बोलते हैं अर्धचालक। तो ये समझ में आ गया, सुचालक क्या है? जिसमें करंट आता है। अब हम इसके कारणों को जानेंगे कि इसमें करंट क्यों आता है। तो भाई जो चालक होता है, जो चालक पदार्थ होता है, दो प्रकार का होता है। आप लोग जानते हो, एक धात्विक चालक होता है और एक क्या होता है, और एक विद्युत अपघट्य होता है। तो धात्विक चालक मतलब जितने मेटल्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर। तो ये धातुओं में जो करंट आता है क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो मुक्त रहते हैं, जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो धातुओं में करंट कैसे आता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें करंट आता है। और विद्युत अपघट्य के विलयन में करंट क्यों आता है? क्योंकि उसमें फ्री आयंस हैं, कैटायंस हैं, एनायंस हैं, मतलब धन आयन है और ऋण आयन है। तो फ्री आयन की वजह से विद्युत अपघट्य में करंट आता है। अब यहां देखना, अब ध्यान से देना, यहां मैं एक बड़ा बेसिक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए बताइए मेरे को, विद्युत धारा इजुकल टू क्या होता है? विद्युत धारा इजुकल टू क्या होता है मेरे को बताइए। चलिए, विद्युत धारा इजुकल टू क्या होता है? आवेश बटा समय। आवेश बटा समय। इस फॉर्मूला से क्या समझ रहे हो कि भाई आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जहां चार्ज फ्लो हुआ, जहां आवेश बहा, वहां करंट आया, और जहां आवेश फ्लो नहीं होता है वहां करंट नहीं आता है। सिंपल सी तो बात है। अब आवेश मतलब कौन सा आवेश? आवेश मतलब कोई भी आवेश हो सकता है। ऋण आवेश से यदि फ्लो हुआ तो भी करंट आएगा, धना आवेश फ्लो हुआ तो भी करंट आएगा, या धना आवेश और ऋण आवेश दोनों फ्लो हुआ तो भी करंट आएगा। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं कि केवल नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे तभी करंट आएगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो भी करंट आएगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो भी करंट आएगा, यदि दोनों चार्ज फ्लो करेंगे तो भी करंट आएगा। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा इधर उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा तो भी करंट आएगा, ऐसा नहीं है। अब आ गया ना समझ में? बात एकदम क्लियर है। चार्ज, जहां चार्ज फ्लो हुआ वहां करंट आया, और चार्ज कुछ भी हो सकता है, कोई एक चार्ज को होना ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा सुचालक। तो सुचालक में, धात्विक चालक में करंट आता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जो विद्युत अपघट्य का विलयन होता है इसमें करंट आता है फ्री आयंस की वजह से। अब कुचालक क्या होता है भाई? जिसमें करंट नहीं आता, जाहिर सी बात है, जिसमें करंट नहीं आता मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, क्योंकि सभी पदार्थ का जो मूल कण है वो परमाणु ही है, और परमाणु है मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, बट देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके वजह से उसमें करंट नहीं आता है। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटर है, दैट मीन्स नॉन कंडक्टर, मतलब कुचालक। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनके वजह से इसमें करंट नहीं आता। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन टॉपिक है,
डोपिंग का, वो अर्धचालक है। तो अब अर्धचालक को समझते हैं कि अर्धचालक क्या है, जिसमें करंट आता भी है और करंट नहीं भी आता है। मतलब अब इसके लिए एक कंडीशन है कि ये वैसे पदार्थ होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, जो निम्न ताप पर, मतलब टेम्परेचर यदि लो है तो उसमें करंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना। जो अर्धचालक होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके वजह से उसमें करंट आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए भाई? हम उसको हीट एनर्जी देंगे, हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो जो अर्धचालक पदार्थ है उनके परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड टूटेगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो उसमें करंट आएगा। मतलब मेरे बात को समझे कि ऐसे पदार्थ हैं जो निम्न ताप पर विद्युत का कुचालक होता है, किंतु उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक होता है। उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक क्यों हुआ? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो उसमें करंट आना शुरू हो गया। इसलिए लो टेम्परेचर पे कुचालक और हाई टेम्परेचर पे, अब जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे चालकता क्या होगी? बढ़ते जाएगी। सामान्य ताप पर भी कुछ बॉन्ड टूटते हैं, जैसे 300 केल्विन हो गया, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है 300 केल्विन, दैट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पर भी कुछ बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन बहुत ही कम बॉन्ड टूटते हैं, एक आध दो बॉन्ड ही टूटते हैं। मतलब उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, जिनके कारण इनकी जो चालकता है उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब एकदम बेकार कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो, पुअर कंडक्टिविटी। कहने का मतलब इसकी चालकता इतनी होती कि आप उसको नहीं के बराबर मान सकते। मतलब बहुत बेकार कंडक्टेंस होती है इसकी, मतलब चालकता कुछ खास अच्छी नहीं होती है सामान्य ताप पर। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सामान्य ताप पर भी इसकी चालकता अच्छी हो जाए। भाई अब इसको हमको चालक बनाने के लिए, सुचालक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? हमको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ रहा है, तभी जाके इसकी चालकता बढ़ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये सब काम हो जाए, हमको ज्यादा हीट एनर्जी देना ना पड़े, हमको ज्यादा गर्म करना ना पड़े, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये विद्युत का अच्छा चालक बन जाए, हम ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए जो प्रोसीजर का नाम है उसको बोलते हैं डोपिंग। अब ये है हमारा मेन टॉपिक, डोपिंग। तो चलिए हेडिंग मेंशन करते हैं कि हमारा डोपिंग क्या होता है। डोपिंग क्या है? डोपिंग हमारा टॉपिक क्या है? डोपिंग। तो हम क्या करें कि चालकता बढ़ जाए? अच्छा पहले अर्धचालक का एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो गया, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर जिसको हम अर्धचालक बोलते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। कुछ कंपाउंड भी होते हैं, कुछ यौगिक भी होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड हो गया। ये भी सब अर्धचालक के भांति काम करते हैं, लेकिन जो जनरली जो यूज होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बाकी ये भी सब अर्धचालक के भांति बिहेवियर करते हैं। आ गए समझ में? तो अर्धचालक का परिभाषा एकदम क्लियर है। वे पदार्थ जो निम्न ताप पर विद्युत का कुचालक होता है, किंतु उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक होता है। कहने का मतलब आप टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे उतना इसकी चालकता बढ़ती जाएगी। सामान्य ताप पर उतने अच्छे चालक नहीं होते हैं, बहुत कम बॉन्ड टूटते हैं, एक आध दो, जिसके कारण से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते, जिनके कारण इनकी जो चालकता है उतनी अच्छी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसकी चालकता बढ़ जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? उसके लिए जो प्रोसीजर का नाम है वो है डोपिंग। तो हम क्या करेंगे? सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में हम कुछ दूसरा चीज मिला देंगे, और दूसरा चीज क्या मिलाएंगे? ये है इम्प्यूरिटी, हम इसको बोलते हैं अशुद्धि। अब हमको अशुद्धि मिलाना है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम में।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अशुद्धि मिलाने से तो ये जो पदार्थ है जो सिलिकॉन जर्मेनियम है अशुद्ध हो जाएगा, तो ये तो बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अशुद्धि मिलाने से भी कुछ पदार्थ की क्वालिटी बढ़ जाती है, पहले से बेहतर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप लोग जो घरों में बर्तन यूज करते हो, स्टील का, पीतल का, तांबा का, कांसा का, ये सब क्या होते हैं? ये सब मिश्र धातु तो होते हैं। मतलब एक धातु में दूसरे धातु को मिला दिया जाता है तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। यदि आप लोहा के बर्तन को यूज करो तो हो सके उसमें जंग जल्दी लग जाए, तो आप उसमें क्या करते हो, उसमें एक दूसरा धातु मिलाते हो, जिसके कारण से अब उसमें जंग जल्दी नहीं लगता। इसका क्वालिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए बेकार है? नहीं, उसके लिए फायदेमंद है। जैसे लोहा में उसको क्या बना दिया, स्टील बना दिया, और घरों में जो बर्तन यूज करते हैं वो स्टील का होता है। तो जो कार्बन आपने मिलाया वो लोहा के लिए अब अशुद्धि हो गया, लेकिन वो अशुद्ध थोड़ी ना है। भले हम उसको नाम से बोल देते हैं कि अब एक तत्व है तो आप उसमें दूसरे तत्व को मिला रहे हो, तो अब वो अशुद्धि हो गया, बट एक्चुअल में वो अशुद्ध थोड़ी ना है, नहीं है। वो तो उसके फायदेमंद के लिए है ना, क्योंकि लोहा सक्रिय है तो जंग जल्दी लगेगा। आप उसमें दूसरा तत्व मिला दिए तो इसकी क्रियाशीलता कम हो गई, जिनके वजह से जल्दी से क्रिया नहीं करेगा वातावरण से, तो जंग नहीं लगेगा। तो क्या उसके लिए फायदा है कि नुकसान है? वो अशुद्धि को मिलाना फायदा हुआ ना, बस यही बात होता है। अशुद्धि मिलाने से वो अशुद्ध होकर बेकार हो जाता है, ऐसा नहीं। अशुद्धि मिलाने से उसको क्वालिटी बढ़ भी जाती है। तो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके कारण से नॉर्मल टेम्परेचर पर भी, सामान्य ताप पर भी इसकी चालकता अच्छी हो जाती है। दैट इज डोपिंग। मतलब अशुद्धि को मिलाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग का परिभाषा क्या हो गया? किसी तत्व या यौगिक में, तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम, यौगिक बाकी जो हमने एग्जांपल्स लिखा है, लेकिन ज्यादातर हम तत्व का ही यूज करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। ओके, तो किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को ही हम डोपिंग कहते हैं। ये डोपिंग का डेफिनेशन हो गया। एकदम क्लियर है? किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अति अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। अति अल्प मात्रा क्यों भाई? अति अल्प मात्रा मिलाने से यदि अच्छा खासा हमको चालकता मिल जाता है, उसकी चालकता अच्छी खासी हो जाती है, तो हम ज्यादा क्यों मिलाएंगे? भले ही आप जितना अशुद्धि मिलाओगे चालकता उतना बढ़ेगा, लेकिन जब कम अशुद्धि मिलाने से ही हमको जितना जरूरत है कि उसकी चालकता अच्छी खासी हो जाती है, तो हम उससे और ज्यादा क्यों मिलाएं? इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा है अति अल्प मात्रा। अल्प मात्रा से आपका काम बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें और मिला दो इम्प्योरिटी, और अशुद्धि मिला दो, उसकी चालकता और अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया डोपिंग। तो डोपिंग से अर्धचालक, जो अर्धचालक है, इसकी चालकता को अच्छा खासा बनाया जा सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो डोपिंग से अब दो प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। तो आइए अब हम इन दोनों अर्धचालकों को हम डिस्कस करते हैं। इतना एकदम क्लियर हो गया ना बच्चों? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि अब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐसा मिलाते क्या हैं, क्या मिलाते हैं? एक एन टाइप अर्धचालक बनता है और एक पी टाइप अर्धचालक बनता है। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है अभी आ जाएगा समझ में जब हम डिटेल से जानेंगे, तो ठीक है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये समूह 14 के तत्व हैं। कौन से समूह के तत्व हैं? समूह 14 के तत्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसमें बातें आता है कि अब हम इसमें मिलाएं क्या? क्या हम इसमें अशुद्धि को स्वर्गलोक से मंगाएंगे या फिर धरती लोक से ही काम चलाएंगे या फिर पाताल लोक से कुछ मंगाना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोसी से ही काम चल जाएगा। तो पड़ोसी मतलब समूह 14 के तत्व हैं, तो आप समूह के 13 के तत्व ले लो और समूह 15 के तत्व को ले लो। एल्यूमिनियम, गैलियम, बाकी तत्व को भी ले सकते हो। क्योंकि हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाना है तो हम उसके अगल बगल के ही तत्व को लें, क्योंकि उनके साइज में ज्यादा का अंतर नहीं होगा।
यदि ज्यादा का अंतर वाला आप तत्व तो ले लोगे तो हो सकता है इसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाए, इसका जो स्ट्रक्चर है बिगड़ जाए, इसलिए हम सेम आकार का लेंगे। ओके, जैसे अब एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इनके साइज में ज्यादा का अंतर नहीं है, फास्फोरस है, इन तीनों के साइज में ज्यादा का अंतर नहीं है। जैसे यदि हम जर्मेनियम में मिलाएं तो गैलियम आर्सेनिक के साइज में ज्यादा का अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत का अंतर है, तो इसलिए साइज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि कक्षा 5वीं का बच्चा है, हमको उसमें अशुद्धि के रूप में मिलाना है, तो कक्षा 10वीं के बच्चे को थोड़ी ना बिठाएंगे वहां, क्योंकि वो तो साइज में बहुत बड़ा हो गया ना, तो फिर गड़बड़ा जाएगा क्लास, डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि कक्षा 5वीं के में यदि हमको अशुद्धि के रूप में मिलाना है तो हम 4वीं के बच्चों को बिठाएंगे या तो फिर 6वीं के बच्चों को बिठाएंगे, वो पता भी नहीं चलेगा कि दूसरे क्लास के बच्चे हैं, और आपस में बॉन्ड भी बना लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन एक 10वीं का बच्चा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा कक्षा 5वीं के बच्चे के साथ में, बस सेम चीज वही होता है। तो हम सिलिकॉन को लेकर के समझेंगे, बाकी जर्मेनियम वही चीज है। सिलिकॉन में हम फास्फोरस मिलाएंगे या तो फिर एल्यूमिनियम को मिलाएंगे अशुद्धि के रूप में। तो जब सिलिकॉन में हम फास्फोरस को मिला देते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनता है, और जब सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम को मिला देते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। मतलब कहने का मतलब, जब समूह 14 के तत्व में समूह 15 के तत्व को मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक बनता है, और जब समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व को मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। जब हम समूह 15 के तत्व को मिलाते हैं तो इसको पंच संयोजक अशुद्धि बोलते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। और जब समूह 13 के तत्व को मिलाते हैं तो त्रिसंयोजक अशुद्धि, मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी बोलते हैं हम इसको। समझ में आई बात? ओके, इसको पंच संयोजक और इसको त्रिसंयोजक। तो चलिए हम पहले देखते हैं एन टाइप को, कि एन टाइप कैसे बनता है। मान लेते हैं हम सिलिकॉन में फास्फोरस को मिला रहे हैं, तो पहले मैं सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना दूं। जो सिलिकॉन होते हैं ये सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बच्चों? सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं अपने सभी परमाणुओं से, सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। ये मैंने बना दिया चारों दिशाओं में। आप इधर जितना भी बनाओगे सब तरफ सिलिकॉन 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 जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? सब तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन है। तो मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना दिया। अब देखिए जरा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, और फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 15 होता है, तो इसका हो जाएगा 2 8 2 8 5। इसका कितना हो जाएगा? इसका 14 होता है, तो 2 8 4। मतलब इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। आ गए समझ में? तो चलिए यदि हम फास्फोरस को इसमें मिला देते हैं, तो फास्फोरस को मिला देते हैं तो क्या होता है बच्चों? जब हम फास्फोरस को मिला देते हैं तो किसी एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देता है। मान लेते हैं कि फास्फोरस एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया और उसके जगह में वो जाके बैठ गया। इतना आया समझ में? अब उसके बाद में जरा देखते हैं कि फास्फोरस के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं यहां कुछ इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी बना दे रहा हूं। फास्फोरस के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, ये यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये यहाँ बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ में। मतलब उसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंध बनाए हुए हैं बाकी सिलिकॉन से। ठीक है ना? अब यहाँ क्या होगा? यहाँ तो फास्फोरस आ गया सिलिकॉन को रिप्लेस करके, तो यहाँ एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा सहसंयोजक बॉन्ड, ये इसके साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा,
इसके साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा और ए इसके साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि देखो इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ में 4 सहसंयोजक बॉन्ड बना लिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से अब देखो, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो इसकी चालकता बढ़ती है, इसी के वजह से तो इसमें करंट आता है। तो क्या इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस का एक ही परमाणु है? नहीं, बहुत सारे परमाणु हैं और सभी परमाणु के साथ में एक एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ही कम 1-2 बॉन्ड टूटते हैं, जिनके वजह से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। मतलब अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। अब किसकी तुलना में ज्यादा हो गई, अब जहां से इलेक्ट्रॉन आता है वहां कौन सा चार्ज बन जाता है, वहां प्लस चार्ज। जैसे कहीं बॉन्ड है, जैसे अब यहां बॉन्ड है, अब बॉन्ड टूटा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब दूसरे जगह गया, मतलब वो फ्री हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो अब इधर क्या बना, होल बना। क्या बना बच्चों, होल बना, होल बना कि नहीं बना। तो क्या अब इसमें होल्स ज्यादा हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, देखो जरा, सोच के बताओ जरा। क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? नहीं, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। तो होल कितने बनेंगे, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2 होल बना, 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो 5 होल बना। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने होल्स बनेंगे। ये तो क्लियर है। तो अब यहाँ तो बहुत सारे फास्फोरस के अणु है जिसके साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस बात को याद रखना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स हमको कहाँ से मिल रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सहसंयोजक बॉन्ड टूटता है, 1-2 जो बॉन्ड टूटता है, तो वहां से भी 1-2 हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और 1-2 होल्स मिलते हैं। तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, होल्स की संख्या कम है। तो इसमें जो करंट आएगा वो किसके वजह से आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना बहुत ज्यादा हो गए। अब बीच बाच में 1-2 होल है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 होल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस होल में आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल तो है। फिर भी किसकी संख्या ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही ज्यादा होगी और होल्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब आया कि नहीं समझ में, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां होल बना हुआ है, तो उसी होल्स में कहीं न कहीं से जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वहां का कुछ 1-2 इलेक्ट्रॉन्स उस होल में जाके बैठ जाएंगे। तो उस होल में जाके बैठ भी जाएंगे तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, नहीं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। किससे, होल्स से। तो इसमें जो करंट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। इसलिए तो हम इसको बोलते हैं एन टाइप, मतलब निगेटिव टाइप। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहता है, निगेटिव, माइनस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टाइप अर्धचालक बोलते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर हो गया बच्चों। तो एन टाइप अर्धचालक कैसे बना, जब समूह 14 के तत्व में जब समूह 15 के तत्व को मिलाने से, मतलब जब हम उसमें मिलाएं तो क्या बना, एन टाइप अर्धचालक बना। चूंकि इसमें जो चालकता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसलिए हम इनको एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से ज्यादा होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको कहाँ से मिलता है, फास्फोरस से मिलता है, क्योंकि फास्फोरस ही अपने साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे 1-2 जो सहसंयोजक बॉन्ड टूटता है उसके कारण हमको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और कुछ होल्स भी मिलते हैं। आ गए ना समझ में। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, होल्स की संख्या कम होती है। तो इसमें जो करंट आता है वो किसके वजह से आता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। इतना क्लियर हो गया।
पी टाइप देखें अब, चलिए पी टाइप देखते हैं। पी टाइप अर्धचालक, ये अभी तक हम एन टाइप देख रहे थे ना, अब पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम समूह 13 के तत्व को मिलाएंगे। मान लेते हैं इसमें हमने एल्यूमिनियम का मिला दिया, एल्यूमिनियम को मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अब गायब हो जाएंगे। चलो देखते हैं अब एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, ठीक है। तो अब हमको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं जरा। एल्यूमिनियम इसका कितना होता है बच्चों, इसका कितना होता है 13, सिलिकॉन का 14, ये तो जान रहे हो। तो 2 8 3 हो जाएगा और इसका 2 8 4 हो जाएगा। सिलिकॉन में तो है, जान रहे हो। अब एल्यूमिनियम में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ एक होल्स है, यहाँ एक क्या है बच्चों, यहाँ एक होल है। होल मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है पॉजिटिव, इसी को हम कोटर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 5 के आगे में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, मानते हैं कि प्लस है। 5 के आगे में कुछ नहीं है तो माइनस नहीं मानते हैं। 5 के आगे में कुछ नहीं है तो हम कौन सा चार्ज मानते हैं, प्लस। तो उसी प्रकार से अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस दैट मीन्स होल। वहां कोई गड्ढा नहीं होता है, वहां कोई गड्ढा नहीं होता है, होल्स एक इमेजिन करने वाला चीज है। वहां मान लेते हैं कि वहां एक पॉजिटिव है जिसको हम होल बोल देते हैं। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां प्लस आ जाता है तो उसको भी होल बोलते हैं, वो भी होल है। तो अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है, अब होल है। तो अब जो एल्यूमिनियम है अपने साथ क्या लेके आ रहा है, अपने साथ होल लेके आ रहा है। एन टाइप में क्या होता था, फास्फोरस अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है और ये अपने साथ में होल लेके आया है। कौन, एल्यूमिनियम, समूह 13 के तत्व। तो क्या इसमें एक ही एल्यूमिनियम के परमाणु होंगे, नहीं, इसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम के परमाणु होंगे, तो बहुत सारे होल्स भी होंगे। बहुत सारे क्या होंगे बच्चों, बहुत सारे होल्स होंगे। किसके होल्स, किसके बोलो जल्दी, किसके होल्स, एल्यूमिनियम के होल्स होंगे। और नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि कुछ बॉन्ड टूट भी जाता है तो वहां से हमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स भी मिलते हैं। तो यहाँ कुछ और होल्स मिला दो, जो किसके होल्स हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सहसंयोजक बॉन्ड टूटे हैं वहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, तो जो होल बना है उनका भी होल इसमें मिक्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। अब क्या ऐसे हो सकता है कि बीच बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कहीं ना कहीं किसी होल में जाके बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि अब इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे अब यहाँ होल है तो कहीं का बॉन्ड टूटा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के बैठ सकता है, जो हमने अभी यहाँ बात किया, यहाँ के बैठ सकता है। तो अब होल्स कहाँ बन जाएगा, अब होल यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या यह घटना होते रहता है, क्या यह घटना होते रहता है, सोच के देखो जरा। कहीं का इलेक्ट्रॉन्स क्या उस होल में जाकर बैठ सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो बहुत ही कम बॉन्ड टूटते हैं, बहुत ही कम बॉन्ड, एक आध दो बॉन्ड टूटते हैं तो एक आध दो होल भी बनता है। लेकिन हमारे पास तो होल्स बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने साथ होल लेके आया है, बहुत सारे होल्स। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यदि बैठ भी जाते हैं उस होल में तो फिर भी तो होल्स की संख्या ज्यादा है ना। तो जिस बॉन्ड से जो बॉन्ड टूटा है, जहां जिस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां का बॉन्ड टूटा है वहां का इलेक्ट्रॉन यदि होल में जाके बैठ भी जाता है तो वहां क्या आ जाता है, वहां होल आ जाता है। और जिस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन जाता है वहां बॉन्ड बन जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एक बॉन्ड टूटा, वहां का इलेक्ट्रॉन किसी होल में जाके बैठ गया तो वहां बॉन्ड बन गया। अब जहां से वो गया है वहां तो होल बन गया ना। अब उस होल में फिर कहीं का इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा
तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड, अब वहां होल हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल में होल मूव कर रहा है, होल चल रहा है? कहने का मतलब पॉजिटिव आयन चल रहा है, यस, क्योंकि इसमें होल्स ज्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, और चूंकि जो होल्स है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। होल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और जहां से आ रहे हैं वहां क्या हो रहा है बच्चों, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है बताओ, वहां होल बन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है, जिस होल में जा रहा है वहां बॉन्ड बन जा रहा है। अब ये डायग्राम अब आप लोग बना सकते हो। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो होल की वजह से हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक। इसमें होल्स ज्यादा होते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम अपने साथ में बहुत सारे होल्स लेके आए हैं, और कुछ होल्स जो नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटता है, सहसंयोजक बॉन्ड टूटता है, उससे कुछ होल्स और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करके यदि होल में जाके बैठ भी जाते हैं, फिर भी हमारे पास में होल्स की संख्या ज्यादा ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम नहीं के बराबर। तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी, जो चालकता होगी, बेसिकली वो किसके वजह से होगी, होल्स की वजह से होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी। तो ये हो गया बच्चों हमारा एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। तो ये जो एन टाइप और जो पी टाइप अर्धचालक है बहुत ही यूजफुल है। इसका जो उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, चिप्स बनाने में किया जाता है, जिसमें से जो ट्रांजिस्टर है और जो डायोड है ये लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, रिसीवर हो गया, ये सभी में लगे रहते हैं ट्रांजिस्टर और डायोड। तो ये अर्धचालक का बेसिकली काम क्या होता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे अभी हमने ट्रांजिस्टर डायोड का बात किया, तो यदि मान लेते हैं यदि ये चालक पदार्थ का बना रहता, सुचालक का बना रहता है तो करंट ज्यादा फ्लो होता, कुचालक का बना रहता तो करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन अर्धचालक का बना है मतलब हम इसमें धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम करेक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। तो ये अर्धचालक का बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसलिए अर्धचालक का उपयोग किया जाता है इन सब चीज को बनाने में, जो कि बहुत ही यूजफुल है। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक बच्चों। आज हमने सीखा डोपिंग सीखा। डोपिंग के अंतर्गत हमने जाना कि अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं, हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा, फिर हमने इसका यूजेज जाना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड गुड लक।